नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नेपाल में हुई हाल फिलहाल में हिंसा पर कि क्या इसके मूल कारण एक सोशल मीडिया प्रतिबंध ही था या फिर कुछ राजनीतिक और सामाजिक मुद्दे भी इसमें शामिल थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो। नेपाल में इस हिंसा के दौरान लगभग 19 लोगों की मौत हो गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए, जिनमें कुछ युवा शामिल थे। इन सबकी शुरुआत हुई जब सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगा दिए। यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने पर इसे जनरेशन जेड ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन माना और प्रोटेस्ट के लिए सड़क पर उतर आए। इस आंदोलन की शुरुआत बीते 3 सितंबर को स्टार्ट हुई थी और 9 सितंबर तक ये हिंसा में बदल गई, जिसके बाद वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर बैन सौंपा गया और वहां प्रधान मंत्री केपी शर्मा ओली ने अपना इस्तीफा दे दिया। विश्लेषकों द्वारा बताया जाता है कि सोशल मीडिया प्रतिबंध सिर्फ आग में घी डालने वाला काम किया था, लेकिन मेन कारण यह था कि वहां की जनता, वहां के लोग, वहां की जनरेशन जेड, वहां के युवा पहले से ही इस सरकार से या सरकारों से रुष्ट था, गुस्सा थे। क्योंकि जहां पर ये राजनीतिक दलों के बच्चे अपने विशेषाधिकारों का दिखावा करते थे सोशल मीडिया पर, अपना ऐश आराम की जिंदगी जीते थे, वहीं पर आम जनता बेरोजगारी और आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, जिसका यह परिणाम एक माना जाता है कि सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाना सिर्फ एक आग में घी डालने वाला काम था। और कारण बेरोजगारी थी, कारण आर्थिक तंगी थी, कारण कमाई नहीं थी और कारण जॉब नौकरी न मिलना था। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, कोई एक कारण जो मेन बन जाता है और सारे कारण उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। नेपाल में 2025 में प्रति व्यक्ति आय थी 1.23 लाख, जो भारत के प्रति व्यक्ति आय से बहुत कम है, लगभग 2.54 लाख कम है, जो कि ये दिखाता है कि नेपाल में बेरोजगारी, आर्थिक तंगी किस चरम सीमा पे थी। राजनीतिक अस्थिरता भी एक मूल कारण है, क्योंकि नेपाल का इतिहास है कि सालाना उनकी सरकारें बदलना, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप होना, लोकतंत्र परिवर्तन होना, ये सारी चीजें देश में क्योंकि अस्थिरता बनी रहती है। अभी ये सरकार आ गई, फिर कुछ देर बाद दूसरी सरकार आई, कोई स्थिरता नहीं है सरकारों में, कोई एक टिकाऊ सरकार नहीं है, जिससे निवेश भी कम होता है और जिससे आम जनता नौकरियों के लिए तरसती है और आर्थिक सुस्ती का जन्म भी होता है। इसके अलावा वहां की युवा, नेपाल की जो युवा पीढ़ी है, वो डिजिटल प्लेटफॉर्मों पे के लिए उत्सुक थे। वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, उस पर वीडियो डालना, व्यूज पाना या ऐसे कुछ कमाई के सोर्स ढूंढना, या उनकी अपनी इच्छा के अनुसार वो अपनी स्वतंत्रता को, अभिव्यक्ति की आजादी का एक सही उपयोग करने में सक्षम रहे। लेकिन ये प्रतिबंध लगाने से ये चीजें भी इनको सरकार, वहां की सरकार को कटघरे में ला रही थी, जिसकी वजह से हिंसा बढ़ी। ये चीजें धीरे धीरे वहां की जनता को आक्रोशित कर रही थी और जब ये प्रतिबंध लगाया गया तो ये आक्रोश हिंसा में बदल गया और जिसकी वजह से आज नेपाल का ये हाल हुआ। तो ये सारी चीजें ये दर्शाती हैं कि नेपाल में जो हाल फिलहाल में हिंसा हुई वो सिर्फ राजनीतिक प्रतिबंधों की प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि वो युवाओं के भीतर राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर आर्थिक आक्रोश का एक थोक हिस्सा था जो उभर के सामने आया। इस हिंसा ने यह साबित कर दिया कि अगर सरकार पारदर्शिता को, अभिव्यक्ति की आजादी को और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को नजरअंदाज करेगी तो ऐसे हिंसा होना संभव है, या फिर ऐसे हिंसा होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार में बैठे लोग अपनी जेब गर्म करने के लिए या फिर अपना जेब भरने के लिए नहीं है, वो समाज सेवी है, वो समाज के लिए है, न कि समाज के पैसे से या समाज के टैक्स से, अपनी आजादी, अपनी अय्यासी और अपने ऐशो आराम के लिए है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर करें और आप भी बताएं कि क्या ये हिंसा ही इस जो मूल कारण था या फिर ये जो मूल कारण थे जो उभर के सामने आए हैं, क्या इस मूल कारणों का निवारण सिर्फ हिंसा है? क्या सरकार इस पे, या वहां की सरकार है, कहीं की भी सरकार, क्या सरकार कुछ बेटर डिसीजन पहले नहीं ले सकती कि जिससे कोई किसी प्रकार की हिंसा न हो सके और जीवन सुख में बीते? जय हिंद।